ये जो अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये लोग नारेबाजी करते रहते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले बैन लगना चाहिए कि नहीं, फलाना मुख्यमंत्री ढिमका मुख्यमंत्री नहीं चलेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये फैसला बाद में हो जाएगा या फिर पार्टी बैठकर चुनाव के टाइम फैसला कर लेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी ने कितना स्मार्टली इलेक्शन लड़ा। बीजेपी को पता था कि हमारी जो पावर है वो एक मुद्दा है सबसे ज्यादा, वो है भर्तियां। बीजेपी स्टिक रही कि इस मुद्दे के ऊपर हमें आगे बढ़ना है, बस सब चीजों को इस मुद्दे के ऊपर लेकर आना है। दूसरा मुद्दा कांग्रेस ने बैठे बैठाई दे दिया कुमारी शैलजा को लेकर। लेकिन उदयभान जी का एक फर्ज तो बनता था, इतना बड़ा पार्टी के साथ ये हो गया था कि कांग्रेस आते आते रहेगी, एक इस्तीफा देना तो बनता था, एक जिम्मेदारी बनती थी। तो उदयभान जी के स्वागत की जो बात है, उस टाइम चुनाव नजदीक थे, उस टाइम कुछ ना कुछ माहौल कांग्रेस के पक्ष में हो रहा था, वो उत्साह अलग था। आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ कि अगर राव नरेंद्र का जितना ज़्यादा स्वागत होता उतनी आलोचना भी हो जाती। रामपाल माजरा जी जो इनेलो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान भी आया है कि बीजेपी चाहती थी कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बने, तभी तो उनकी कोठी भी खाली नहीं करवाई गई। ये है कांग्रेस। आप पार्टी के अपने सबसे बड़े नेता का ना बचाव कर रहे हैं, ना बचाव के लिए आपको पता है मुद्दा क्या है, इसके ऊपर क्या बोलना है, किसको बोलना है, ये किसी को कोई स्पष्टता नहीं है। इनेलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, इधर से हुड्डा ग्रुप के लोग इनेलो के खिलाफ, जेजेपी वाले इनेलो के खिलाफ, इनेलो वाले जेजेपी के खिलाफ। ये क्या हो रहा है? विपक्ष वर्सेस विपक्ष ही तो चल रहा है। जबकि होना क्या चाहिए? विपक्ष वर्सेस सरकार। अभी नायब सिंह सैनी सीएम हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, या जिस भी तरीके से बीजेपी के लोग उनको देख रहे हैं, उनकी छवि का निर्माण कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज अगर बीजेपी फैसला ले ले कि भी नहीं, इनको हटा के किसी और को सीएम बनाएंगे, एक वोट कम नहीं होएगा बीजेपी का। सारे नेता बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, तभी तो नेता बनते हैं। लेकिन बाद में जब जमीन के ऊपर लोग देखते हैं तब पता चलता है कि ये तो सच्चाई है ही नहीं, जमीन के ऊपर तो कुछ और ही चल रहा है। बीजेपी महिलाओं के लिए बाकायदा नीति बना रही है। हर जगह आप देखेंगे महिलाओं के खाते में पैसे, महिलाओं का सम्मेलन, महिलाओं के नाम पे ये योजना, महिलाओं के नाम पे ये स्कीम। बीजेपी महिलाओं को टारगेट करके योजनाएं चला रही है और उन्हें वोट बैंक में तब्दील कर रही है। जिस वोट बैंक के आधा वोट बैंक है, इस वोट बैंक के लिए आप कांग्रेस के किसी नेता से जाके पूछिए कि जी आपके पास क्या रणनीति है, क्या पॉलिसी है, कौन कौन से इश्यूज हैं कि आप महिलाएं आपको वोट दे दें। जवाब नहीं मिलेगा आपको। कांग्रेस के भीतर किसी न किसी तरीके से पकड़ मजबूत बनाई रखी जाए, कांग्रेस के भीतर किसी न किसी पद के ऊपर जकड़न बनाए रखी जाए, बस ये लक्ष्य रह गया है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का। इसी वजह से कांग्रेस की ये हालत, और बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है कि ऐसा विपक्ष भगवान सबको दे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपस में लड़ो मरो कटो करे जाओ भाषणबाजी, क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। कांग्रेस को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल गया है। बातचीत करेंगे कि क्या कांग्रेस में कुछ सुधार होगा। मेरे साथ बातचीत में महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। और क्या लग रहा है कि कांग्रेस में अब कुछ सुधार होगा? देखिए, अभी तक क्योंकि पदभार ग्रहण किए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, ये हम लोग जजमेंट तो नहीं सुना सकते जी। लेकिन अब तक जो हुआ है उसके बारे में टिप्पणियां कर सकते हैं जी। बिल्कुल। क्या हुआ है? जैसे ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया राव नरेंद्र सिंह को, सबसे पहली टिप्पणी आई कैप्टन अजय यादव की तरफ से जी। उन्होंने तो खुले तौर पर एक तरह से विरोध ही कर दिया उनका, और फिर तमाम जगह से और टिप्पणियां आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, विधायक दल का नेता बनाया गया है, उनको लेकर वरिष्ठ नेताओं ने टिप्पणियां की, वो चाहे संपत सिंह हो, कुलदीप शर्मा हो। फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेकर राव दान सिंह जी, उनकी तरफ से प्रतिकूल टिप्पणी आई है। और राव दान सिंह तो शपथ ग्रहण समारोह में, शपथ ग्रहण कहिए या पदभार ग्रहण कहिए, उसमें पहुंचे तक नहीं है। कैप्टन अजय यादव नहीं पहुंचे हैं।
जी। तो जो एक चलन कांग्रेस के भीतर चलता आ रहा है, अभी तक कहा जाए तो कांग्रेस जस की तस वहां खड़ी हुई नजर आती है। एक कदम भी, एक इंच भी उससे इधर या उधर नजर नहीं आ रही है। जी। तो क्या कुछ सुधार होगा? क्योंकि कैप्टन अजय यादव, रावदान सिंह, कुलदीप शर्मा, तो ये लोग तो नहीं पहुंचे, और कुमारी सैलजा का बताया जा रहा है कि वो विदेश में थी। लेकिन इसके साथ साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी काफ़ी टिप्पणियां वहां पे की है, काफ़ी बयानबाजी वहां पे हुई है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या है मनदीप जी, नेताओं के बयान जो होते हैं ना, उससे अलग उनका किरदार होता है बहुत बार। जी। वो जो नेता बोलते हैं ना, सारे नेता बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, तभी तो नेता बनते हैं। लेकिन बाद में जब जमीन के ऊपर लोग देखते हैं, तब पता चलता है कि ये तो सच्चाई है ही नहीं, जमीन के ऊपर तो कुछ और ही चल रहा है। तो वो चाहे सत्ता में बैठे हुए नेता हो या विपक्ष में बैठे हुए नेता हो, एक किरदार आप जरूर समझ लीजिए, वो भाषण बहुत अच्छे देंगे, टिप्पणियां चटपटी बातें बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन जब उन पे अमल करने की बात आती है तो सबसे पहले वो ही नेता होते हैं जो अपनी कही बातों का उल्लंघन करते हैं, अपने किए गए वादों को तोड़ते हैं, अपने जारी किए गए मैनिफेस्टो के उलट काम करते हैं। तो ये नेता जो कहते हैं ना, हम लोग इसको हूबहू भरोसा कर लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता थे वहां पर पहुंचे, लगभग मोटा मोटी, जो आमतौर पर एक मंच पर इकट्ठा नहीं होते, वो चंडीगढ़ में मौजूद थे नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के टाइम पर। लेकिन यही नेता वहां पर एकजुटता की बात कर रहे थे। ये नेता कह रहे थे कि कांग्रेस को एकजुट होकर अब संगठन विस्तार करना चाहिए, अब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जब सच में ही लड़ाई लड़ने का टाइम था, तब क्या ये नेता एकजुट थे? तब ये जो बातें आज ये कह रहे हैं, जो ज्ञान एक दूसरे को दे रहे हैं, क्या ये ज्ञान इन्होंने लड़ाई के टाइम आत्मसात किया था? जब एक्चुअल में परिणाम देने की बात थी, जब एक्चुअल में ये था कि हाँ अब है सामना, अब है वोट की लड़ाई, अब है बीजेपी के साथ असली लड़ाई, उस टाइम इन लोगों ने क्या अपनी ईगो को साइड में रख के एक दूसरे को अकोमोडेट किया था? कहा था कि नहीं मैं तुम्हारे साथ मिलकर चलूंगा, नहीं आप आगे चलो मैं आपके पीछे चलूंगा, नहीं मैं पीछे चलूंगा आप हमारे आगे होने चाहिए, आप नेतृत्व कीजिए। तब एक दूसरे के बारे में इस तरह का इनका कोई रवैया था? नहीं था। ये पूरे हरियाणा की जनता को पता है, और क्योंकि नाम लेंगे हम लोग एक एक करके नेताओं का, तो उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं। समर्थकों को जबकि सब कुछ पता है, और सबसे ज्यादा उनको पता है कि अगर फलाने नेता का नाम लेकर हम कह देंगे कि भाई साहब ये तो गुटबाजी करने में नंबर 1 थे जी, उनके समर्थक नाराज हो जाएंगे, जबकि उनको पता है कि हाँ हमारे नेता ने हमें ये निर्देश दिए थे चुनाव के दौरान कि फलाने फलाने विधानसभा क्षेत्र से आगे नहीं निकलना है, फलाने नेता फलाने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये जो ना भाषणबाजी है, ये तो नेता बहुत अच्छी करते हैं, चटपटी करते हैं। अगर भाषणों के हिसाब से ही ये देश चल रहा होता, नेताओं के भाषणों के हिसाब से पार्टियां चल रही होती, तो इस देश में आज एक भी समस्या नहीं होती, किसी एक भी समस्या से ये देश नहीं जूझ रहा होता। आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये अब एकजुट होने का चंडीगढ़ में एकजुट हुए हैं, अगर चुनाव से पहले ये आपस में एकजुट होते और जो मनमुटाव थे इनकी, जो इनकी भड़ास थी वो निकालते एक कमरे के अंदर, तो कुछ हो सकता था कांग्रेस का। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस के भीतर है ना, ये जो आपने कहा ना कि एक कमरे के अंदर बैठ के, ये लगभग कल्चर ही नहीं है जी, कि भाई चुनाव आया है। क्या आपको याद है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये तमाम वरिष्ठ नेताओं की कोई बैठक करवाई गई हो, इनको एकजुट करने के लिए या कोई साझी रणनीति बनाने के लिए कोई बैठक हुई हो कि अब हमें ये पार्टी लाइन रखनी है, इन मुद्दों के ऊपर हमें इलेक्शन लड़ना है? क्योंकि देखिए बीजेपी ने कितना स्मार्टली इलेक्शन लड़ा। बीजेपी को पता था कि हमारी जो पावर है वो एक मुद्दा है सबसे ज्यादा, वो है भर्तियां। बीजेपी स्टिक रही कि इस मुद्दे के ऊपर हमें आगे बढ़ना है, बस सब चीजों को इस मुद्दे के ऊपर लेकर आना है। दूसरा मुद्दा कांग्रेस ने बैठे बैठाए दे दिया कुमारी सैलजा को लेकर,
तो वो कुमारी सैलजा के सम्मान के नाम पर बीजेपी ने पूरा इलेक्शन लड़ा। कुमारी सैलजा ने वहां पर चुप्पी साध ली। अगर कुमारी सैलजा सामने आकर कहती कि भाई हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारे किसी नेता ने मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है, तो बेवजह ही बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। वो जो नारनौंद वाली रैली में एक बुजुर्ग ने जो कहा था कुमारी सैलजा के बारे में, वो कोई कांग्रेस का पदाधिकारी थोड़े था या कांग्रेस का कोई उम्मीदवार टिकटार थी थोड़े था, वो तो एक आम जनता थी। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया, और ना ही कुमारी सैलजा को मनाने के लिए कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता इस मंच के ऊपर इकट्ठा हुए थे, इन्होंने क्या कोशिश की उस टाइम पर कि भी कुमारी सैलजा को मनाया जाए, अगर उनको कोई बात गलत लगी है, हर्ट हुआ है, तो फिर उनसे जाके बात की जाए। तो जब मौका था, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। और अभी भी मैं फिर बता रहा हूं, देखो अगर कांग्रेस को कुछ सुधार करना है, इस मंच से जो बात होनी चाहिए थी, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए थी, एक रिजोल्यूशन पास होता, तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर बैठे हुए थे कि भाई अभी एक प्रस्ताव पास करो कि पार्टी का कोई भी नेता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ टिप्पणी नहीं करेगा। पार्टी का कोई भी नेता पार्टी के किसी भी नेता के कार्यक्रम के खिलाफ टिप्पणी नहीं करेगा। पार्टी का कोई भी नेता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से या पार्टी के किसी भी नेता से अपने अपने जो सो कॉल्ड नेताओं का नाम लेकर आपस में नहीं लड़ेगा। और मैं तो कहता हूं इससे एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है कांग्रेस को। यह रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था कांग्रेस के भीतर, और अभी भी करना चाहिए कि पार्टी का कोई भी नेता, वो चाहे आपके विधायक हो, कोई टिकटार्थी हो, जिला अध्यक्ष हो, मैं तो कहता हूं कार्यकर्ताओं के ऊपर भी ये बात लागू कर देनी चाहिए। ये जो अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये लोग नारेबाजी करते रहते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले बैन लगना चाहिए कि नहीं, फलाना मुख्यमंत्री, ढिमका मुख्यमंत्री नहीं चलेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये फैसला बाद में हो जाएगा, या फिर पार्टी बैठकर चुनाव के टाइम फैसला कर लेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इन बिटवीन इस तरह की कोई बयानबाजी या नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। तब जाकर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। वरना तो आज की तारीख में हालत कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस का आपको शायद ही, आप फील्ड की रिपोर्टिंग करते हैं, आप घूम के देखिए, कांग्रेस का शायद ही आपको कोई वर्कर देखने को मिलेगा। तमाम जो वर्कर हैं वो किसी न किसी नेता के वर्कर हैं, कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं है। जबकि लड़ाई किससे है कांग्रेस की? उस पार्टी से लड़ाई है जिसका एक एक वर्कर पार्टी का है। बीजेपी का हर एक वर्कर पार्टी का है, हर एक वोटर पार्टी का है। मुख्यमंत्री को हटा दिया गया चुनाव से ठीक पहले, क्या बीजेपी के वोट बैंक में कोई असर पड़ा? एक भी वोट कम नहीं हुआ, बल्कि कुछ बढ़ चाहे बेशक गए हों। अभी नायब सिंह सैनी सीएम हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, या जिस भी तरीके से बीजेपी के लोग उनको देख रहे हैं, उनकी छवि का निर्माण कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज अगर बीजेपी फैसला ले ले कि भी नहीं, इनको हटा के किसी और को सीएम बनाएंगे, एक वोट कम नहीं होएगा बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि हमारी पार्टी के वर्कर होंगे, हमारे संगठन के कार्यकर्ता होंगे, हमारी पार्टी की वोट होगी। लेकिन कांग्रेस ने इस तरीके का कल्चर डेवलप कर रखा है कि नहीं, नेता की वोट होगी, नेता का एरिया होगा, नेता के कार्यकर्ता होंगे। जी, तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं ये असमंजस में रहते हैं। जैसे कल रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे थे कि अगर दीपू के पास चला गया तो रणदीप की दिक्कत, अगर रणदीप के पास चला गया तो वीरेंद्र सिंह को दिक्कत। अगर सभी ये इकट्ठे हो जाते हैं कि रणदीप, वीरेंद्र या फिर दीपू, अगर कार्यकर्ता किसी और के पास चला जाता है तो दूसरे गुट को दिक्कत हो जाती है। तो खुद कार्यकर्ता ही भटक रहा है बेचारा। वो मिलने को रणदीप को और नहीं बुला सकता, वो दीपेंद्र को नहीं बुला सकता। एक जैसे आपने बताया कि एक नेता के साथ ही जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि भी अच्छी बात है इसमें कोई, ये मैं फिर कह रहा हूं, एक ना थोड़ी सी गुटबाजी, रणनीतिक गुटबाजी, ये खतरनाक नहीं है कांग्रेस के लिए। अगर रणनीति के तौर पर ये लोग तय करते हैं कि नहीं, मैं भी बड़ा, हम लोग अपना अपना वर्चस्व बनाएंगे, अपने अपने कार्यकर्ता बनाएंगे, अपना अपना वोट बैंक क्रिएट करेंगे, इससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रणनीति के तहत हो, क्योंकि इस जो ये सो कॉल्ड गुटबाजी, अगर ये रणनीति के तहत हो तो
तो इससे पता है दिक्कत क्यों नहीं होती है, इससे पार्टी को नुकसान क्यों नहीं होता है। क्या हुआ कि कोई एक कार्यकर्ता है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हो गया जी। तो वो कहां चला जाए? वो सुरजेवाला के पास चला जाए, वो शैलजा के पास चला जाए, वो अब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके पास चला जाए, या कोई और जो जितने भी कांग्रेस के अंदर गुट कहे जाते हैं उनके पास चला जाए। उससे क्या होगा कि आखिरकार वो रहा तो कांग्रेस में। अगर ये तमाम लोग यूं कहें कि बिल्कुल एकजुट ही हो जाएं, एक करिश्मा हो जाए बीजेपी की तरह, और ये एक ही लाइन पे बोलने लग जाएं, ये जो संभव नहीं है। तो अगर कोई कार्यकर्ता किसी एक नेता से या पार्टी से नाराज हो गया तो फिर उसके पास विकल्प ये रहेगा कि पार्टी छोड़ू मैं सिर्फ। जी। तो ये है कि रणनीतिक आपने गुटबाजी रखनी है, रणनीतिक तौर पर तमाम नेताओं का बड़ा कद रखना है, अपना अपना वर्चस्व रखना है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के भीतर ये रणनीतिक नहीं है, कांग्रेस के भीतर ये बाय डिफॉल्ट है, कांग्रेस का एक तरीके का कल्चर बन गया है। और ये जो बैठक थी इसमें ये भी तय होना चाहिए था, और आगे भी अगर हो सके तय करते कि अब इन इन नेताओं ने बाकायदा नेम करते कि इन इन नेताओं ने ये ओछी टिप्पणियां की हैं अपनी ही पार्टी के बारे में, ये नेता आज की तारीख में मीडिया में जाके बयान दे रहे हैं। तो ये डिमांड वहां पर किसी ने भी नहीं उठाई। देखो ये कांग्रेस का कल्चर है भाई, कोई एक तो, जैसे मैं कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कई नेता बोल रहे हैं जी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के वहां पर बहुत सारे नेता मौजूद थे, क्या उन्होंने किसी ने भी खड़े होकर कहा कि जी देखो हमारे नेता के खिलाफ ये नेता कुछ बोल रहे हैं तो आप अनुशासन की बात करते हो, इनके ऊपर कार्रवाई करवाइए, कीजिए, इनको निकालिए पार्टी से बाहर? किसी ने नहीं कहा। अब यही बात दूसरी तरफ भी लागू होती है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के बहुत सारे नेता दूसरे ग्रुप के नेताओं के बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो उस ग्रुप के नेताओं ने, किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि जी हमारे नेता के बारे में ये आपके ग्रुप के लोग भी तो बोल रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई करो। क्योंकि पता है ना कि हमाम में सब नंगे हैं, एक के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो फिर वो दूसरे के कपड़े उतारने लग जाएगा कि तुमने भी तो ये किया था, तुम भी तो ये कर रहे थे, तुम चुनाव के टाइम कहाँ थे, तुम चुनाव के टाइम कहाँ कहाँ प्रचार कर रहे थे, कौन कौन सी सीट जितवाने के लिए तुमने मीटिंग की, कितनी जनसभाएं की। तो एक दूसरे के कपड़े उतारने के लिए कांग्रेस के पास खूब सारा मटेरियल है। इसलिए जब ये बड़े नेता एक मंच के ऊपर इकट्ठा होते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे को साधने की, सम्मान की भी बात करते हैं। लेकिन हकीकत सबको पता है, और सबसे ज्यादा उन कार्यकर्ताओं को पता है जो इन तमाम नेताओं से जुड़े हुए हैं। अगर इनके खिलाफ हम कोई भी टिप्पणी कर दें तो आके वो हमें गाली देने लग जाएंगे, अपने नेता को जाके ये नहीं कहेंगे कि जी ये सही बोल रहा है, सुधार कर लो, ये अच्छी बात नहीं है। जी। कल दो बड़े नेताओं का बयान आया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संगठन की कमी के कारण हम हारे हैं। वहीं दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 11 साल से कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई, और जब सवाल किया गया तो फिर उन्होंने बताया कि वो तो बीजेपी में थे, ये सब तो हुड्डा साहब ने करना चाहिए था। नहीं, फिर आप प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाते हैं? ये भी तो समस्या है ना, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता, संगठन का काम है प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन कांग्रेस के भीतर दिक्कत हमने ये देखी है कि पिछले अध्यक्ष भी ये कहते रहे कि हमने तो लिस्ट बना के हाईकमान को भेज दी है, और ये कई साल पहले काम हो गया था और ये लगातार हो रहा है। शैलजा के टाइम पर भी लिस्ट बन गई थी, वो हाईकमान को भेज दी गई थी, शायद अशोक तंवर के टाइम पर भी बन गई होगी, वो जाकर रुक जाती है दिल्ली में। वो लिस्ट हमेशा संगठन निर्माण का काम जाकर रुकता है दिल्ली में। तो वहां से तो होना ये चाहिए कि आप नीचे जाके प्रेशराइज करें कि जल्दी ये काम करो, लेकिन खुद दिल्ली आपकी लिस्ट को रोक के बैठ जाती है, दिल्ली आपके संगठन निर्माण की प्रक्रिया को रोक के बैठ जाती है। तो आप शिकायत किसको करेंगे? संगठन अगर बनाना है, नीचे के लोगों का काम है, ठीक है, आपने क्योंकि गुट ही इतने ज्यादा बना रखे हैं पार्टी में, तो ये होगा, किसी के ज्यादा लोगों का नाम जाएगा, किसी के कम लोगों का नाम जाएगा, कोई एक आध नाराज होगा, कोई एक ज्यादा खुश हो जाएगा। ये होगा जब भी संगठन बनेगा। सभी लोगों को आप सारे पद नहीं दे सकते हो, लेकिन वो करो तो सही। 11-11 साल लग जाते हैं आपकी अपनी पार्टी का कोई फैसला लेने में। आप सोचिए अगर आप सरकार बना लेते तो क्या फैसला ले लेते?
जब पूरे हरियाणा के फैसले लेने होते आपको। तो ये संगठन निर्माण का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप हरियाणा की जो ये तमाम नेता है इनको आप दोष दे दो, ये ऊपर से जाकर अटकता है और ऊपर से कोई सख्त निर्देश नहीं आते हैं। अभी जो है, अभी संगठन बनाने की प्रक्रिया फटाक से और विस्तार देने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपने संगठन तो बना लिया, संगठन के पास प्रोग्राम क्या है, बन के करना क्या है, अपने अपने नेताओं को जाके धन्यवाद करना, उनको बुके देना, ये प्रोग्राम है क्या पार्टी का? बड़े साल से इंतजार हो रहा था कि संगठन नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, बन गए, कितना टाइम हो गया बने हुए, उसके बाद कौन से जिला अध्यक्ष ने कौन से जाके छज्जे तोड़ दिए, कौन सा नया नारा दे दिया, कौन सा प्रोटेस्ट कर दिया, कौन सा मुद्दा उठा दिया, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके कुछ बोला है सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ? तो अगर महेंद्र जी, इस एक तरह बात का तो है, संगठन आपको, हाँ जी, महेंद्र जी एक बात तो है कि जो इज्जत बीजेपी में जिलाध्यक्ष की है वो कांग्रेस में कहीं दिखाई नहीं देती। ये क्या कारण है? कल प्रोटोकॉल के लेके कर्नाटक की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 2 जिलाध्यक्ष हैं, उनको कुर्सी भी नहीं मिली है। तो प्रोटोकॉल भी तो बहुत जरूरी है। अब जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं तो वही आप तो देख रहे हैं कि बना तो दिए गए हैं, लेकिन जो आप कह रहे हो कि गायब हैं सारे के सारे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं ना, प्रोटोकॉल तो तब लागू होगा ना जब वो कल्चर हो। इतने साल से पता ही नहीं जिलाध्यक्ष कौन है क्या है, अब ये पता हो तो फिर ये हो ना कि भी अगर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी तो यहाँ पर साइड में जिलाध्यक्ष की कुर्सी लगेगी, साइड में वरिष्ठ नेता की कुर्सी लगेगी। ये इतने साल से जो चीज़ हो ही नहीं रही तो एक ही मिनट में कैसे सीख जाएंगे? और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी उसका कि भी हमारे यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको करवानी चाहिए? वहां पर आपका जिला अध्यक्ष ये जिम्मेदारी संभालेगा या जिला में आपने मीडिया की किसी को जिम्मेदारी सौंप रखी है या नहीं सौंप रखी है, उसको करवानी चाहिए। जगह वो निर्धारित करेगा, पत्रकारों को निमंत्रण वो देगा और मंच वो तैयार करेगा, उसके ऊपर कितनी कुर्सियां लगानी है, प्रोटोकॉल के हिसाब से कहाँ किसको बैठना है, ये तमाम चीजें संगठन करता है। और संगठन तब करता है जब संगठन को खुद ये पता हो, ये कोई निर्देश हो। कांग्रेस के भीतर ये नहीं है भाई, कांग्रेस के भीतर नहीं आ गया कहीं भी, किसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है खुद बैठ गए, एक कुर्सी मिल गई, फिर उसके बाद सारे लोग कैमरे पे आने के लिए वो ठूसने लग जाते हैं। एक छोटा सा कमरा आपने देखा होगा करनाल वाला, उसमें सारे लोग आके कि भी कुर्सी तो वहाँ पे 2 है, छोटा सा कमरा है, वहाँ पे मीडिया भी घुसी हुई है। या तो आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी या करवानी है तो प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, ढंग से जो बोलने के लिए आया है वो अपनी बात कह सके और जो सवाल पूछने के लिए आए हैं वो अपने सवाल पूछ सके। तो ये जो खज्जल खाना है ना, इससे बचाने का काम करता है संगठन। और संगठन भी ये काम तब करता है जब कुछ दिशा निर्देश, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हों। आप करते इस ये जो आप तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा है, तो यहां से कोई दिशा निर्देश देते कि भी अब कोई भी नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसका ये प्रोटोकॉल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की जिम्मेदारी वहां के मीडिया इंचार्ज की या जिला अध्यक्ष की होगी, और जिला अध्यक्ष को निर्देश दिए जाते कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आपकी यहां पर इतनी कुर्सियां लगेंगी, ये लोग वहां पर आपके नेता के साथ बैठे होने चाहिए। तो ये कल्चर इतने साल से जो गायब है, क्योंकि उससे पहले तो सरकारें रही हैं कांग्रेस की, उस टाइम तो जरूरत नहीं होती, सारे इंतजामात अधिकारी और सरकार करती थी। उसके बाद फिर विपक्ष में आने के बाद आपके पास संगठन नहीं है, प्रोटोकॉल किसी तरीके का फॉलो हुआ नहीं है। तो ये चीजें आप बीजेपी के अंदर देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर तो फिलहाल तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन जो नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, बनते ही उन पे विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, एक सीडी वायरल कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी तो होगा कांग्रेस के लिए आने वाले समय में। अच्छा, आप पत्रकार हैं, क्या आपने ये सुना कि वो जो सीडी उन्होंने इनेलो की तरफ से जारी की गई, वीडियो जारी की गई, उसके बाद क्या कुछ सफाई कांग्रेस की तरफ से दी गई? क्या कांग्रेस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष का बचाव करने के लिए किस तरह की कोई मुहिम चलाई या उनका स्पष्टीकरण देने के लिए क्या क्या बयान किसकी तरफ से आए? मुझे नजर नहीं आया अब तक, जिस टाइम हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक नजर नहीं आया। ये है कांग्रेस। आप पार्टी के अपने सबसे बड़े नेता का ना बचाव कर रहे हैं, ना बचाव के लिए आपको पता है मुद्दा क्या है, इसके ऊपर क्या बोलना है, किसको बोलना है।
ये किसी को कोई स्पष्टता नहीं है। जी, चौधरी उदयभान पर भी बातचीत कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। जब वो बन के आए थे प्रदेशाध्यक्ष, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक एक भव्य स्वागत किया गया। लाइव चला सारा का सारा जो प्रोग्राम था, और उन्होंने अच्छे तरीके से, जैसे कल बताया भी कि 90+ तो पूर्व मंत्री उन्होंने ज्वाइन करवाए हैं। वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला या फिर कोई भी नेता हो तो लगातार कह रहा था कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, परसेंटेज बढ़ाने से क्या सरकार आ जाएगी। देखो क्या होता है कि एक तो उदय भान जी के स्वागत की जो बात है, हाँ। उस टाइम चुनाव नज़दीक थे, उस टाइम कुछ ना कुछ माहौल कांग्रेस के पक्ष में हो रहा था, वो उत्साह अलग था। आज की तारीख में कह रहा हूँ कि अगर राव नरेंद्र का जितना ज़्यादा स्वागत होता उतनी आलोचना भी हो जाती कि भाई किस बात के लिए खुश हो रहे हो, इलेक्शन हारे हो, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने पर या फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर लड्डू बांटे, खुशियां मनाई, उनकी आलोचना हुई कि भाई कुछ कर लो अपनी पार्टी के लिए, ये खुशियां मनाने का कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है आप लोगों को हासिल हुई है। तो ये अगर स्वागत हो भी जाता तो आलोचना तब भी होती। दूसरा सवाल आपका क्या था, मैं भूल गया। दूसरा सवाल ये था कि उदयभान जी के फेवर में लगातार ये कहा जा रहा है कि हाँ, उन्होंने बहुत काम किए नहीं हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज आई इसमें है वोट दोनों ही प्रतिशत। चीजें देखो। ये बात है ना, एक टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद शायद ये अच्छी भी लगने लग जाए लोगों को कि भाई हमारा इतना परसेंटेज बढ़ा था, हमने इतने लोगों को ज्वाइन किया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है। उदय भान जी ने एक तरीके से अच्छा काम किया, पार्टी को उन्होंने जो विस्तार दिया, बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, ये माहौल बनाया कि जीत कांग्रेस की होगी। यहां तक चौधरी उदय भान की भूमिका में कोई ये इनकार नहीं कर सकता कि ये सही नहीं थी, ये बिल्कुल सही थी, उन्होंने ये काम किया है। ये इसीलिए तो इतना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है कि ये तो माहौल इतना जबरदस्त बन गया था। लेकिन जो विफलता रही है वो ये रही है कि तमाम नेताओं को एकजुट करने में उदय भान जी विफल रहे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और तमाम तरीके के अनुशासनहीनता उनके कार्यकाल के दौरान जो रही, किसी के ऊपर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, ये उनकी बहुत बड़ी विफलता रही। तो वो जो उनकी मेहनत थी कि मैंने इतने लोगों को शामिल करवाया, एक तरीके का माहौल बनाया, उनकी मेहनत पर उनकी जो विफलता रही उसने पानी फेर दिया। आपकी गुटबाजी ने पानी फेर दिया आपकी खुद की मेहनत के ऊपर। तो एक तरीके से आपने, वही बात है, खुद ही चोट मारी, खुद ही मरहम लगाया। तो इसके लिए कोई तारीफ करे तो करे और कोई ना करे तो ना करे। लेकिन उदयभान जी का एक फर्ज तो बनता था, इतना बड़ा पार्टी के साथ ये हो गया था कि कांग्रेस आते आते रहेगी, एक इस्तीफा देना तो बनता था, एक जिम्मेदारी बनती थी। अगर वो इस्तीफा दे देते तो कहीं ना कहीं उनके ये होता है कि चलो जिम्मेवारी ली है, काम अच्छा किया है ये नैतिकता बोलते हैं इसको, नैतिकता के आधार पर देते। लेकिन ये बची कहाँ है, किस में बची है? ऊपर से लेके नीचे तक आप आ जाओ, कितने चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। बीजेपी वाले कहते हैं क्या आज भी राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नहीं है? आज भी निर्णायक भूमिका में राहुल गांधी नहीं है? आज भी निर्णायक भूमिका में गांधी परिवार नहीं है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जब से वो अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस कौन से चुनाव जीती है बताइए आप? कितने चुनाव हारी है? क्या उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा है? क्या उनसे किसी ने नैतिकता की डिमांड की है? तो ये जो आपको एग्जाम्पल सेट करना होता है, ये ऊपर से होता है। अगर आप ऊपर से सेट करोगे एग्जाम्पल, तो फिर वो नीचे धीरे धीरे चलन में आएगा और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब उदय भान के ऊपर सवाल उठाने से पहले और तमाम नेता हैं और तमाम बहुत सारे लोग हैं। किसने इस्तीफे दिए? किसने प्रभारी हर राज्य में जाके बना दिए जाते? प्रभारी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगते हैं, हरियाणा वाले के ऊपर भी लगे, और हरियाणा वाले बहुत सारे जाते हैं अलग अलग राज्यों में, वहां पर लग जाते हैं। कौन इस्तीफा देता है? कांग्रेस के भीतर दरअसल ये हो गया है कि बीजेपी से लड़ाई तो चलिए होती रहेगी, होगी नहीं होगी ये कांग्रेसियों को भी पता है, बहुत मुश्किल काम हो गया है ये। कांग्रेस के भीतर किसी न किसी तरीके से पकड़ मजबूत बनाई रखी जाए, कांग्रेस के भीतर किसी ना किसी पद के ऊपर जकड़न बनाए रखी जाए, बस
ये लक्ष्य रह गया है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का। इसी वजह से कांग्रेस की ये हालत है और बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है कि ऐसा ऐसा विपक्ष भगवान सबको दे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपस में लड़ो मरो कटो करे जाओ भाषणबाजी, क्या फर्क पड़ता है। जी, रामपाल माजरा जी जो इनेलो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान भी आया है कि बीजेपी चाहती थी कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बने, तभी तो उनकी कोठी भी खाली नहीं करवाई गई। तो ये बीजेपी ही चाहती थी, तो उनका ये यही कहना मैं क्या है। कह रहा हूँ, ऐसा विपक्ष बीजेपी ये कहेगी भगवान सबको दे। अब क्या हो रहा है, इनेलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, इधर से हुड्डा जी। ग्रुप के लोग इनेलो के खिलाफ, जेजेपी वाले इनेलो के खिलाफ, इनेलो वाले जेजेपी के खिलाफ। ये क्या हो रहा है, विपक्ष वर्सेस विपक्ष ही तो चल रहा है। हाँ जबकि होना क्या चाहिए, विपक्ष वर्सेस सरकार, ये होना चाहिए ना। लेकिन जी। ये हरियाणा की जनता का दुर्भाग्य लगा लीजिए, हरियाणा के लोगों के ऊपर एक तरीके का अभिशाप लगा लीजिए कि खेल कोई और ही चल रहा है, होना कुछ और चाहिए था। अगर ये विपक्ष थोड़ा एकजुट होके कुछ मसलों को लेके एक राय बना के सरकार से जवाबदेही मांगता। आज की तारीख में धान की खरीद नहीं हो रही है, आप मंडी में गए कितना बुरा हाल है, 3100 रुपये धान का रेट देने का वादा किया था, एमएसपी भी नहीं दी जा रही, 200 400 रुपए के नाम पे कट मारे जा रहे हैं, सरकारी एजेंसियां मार रही हैं। ये मुद्दा होना चाहिए था। कौशल निगम के कर्मियों को पक्का करने का वादा किया गया था कि सारे के सारे ये 1.25 लाख लोग पक्के, इनको कोई हटा नहीं सकता। रोज नोटिस आ जाता है किसी ना किसी विभाग में कि आज इनको निकाल दिया, आज उनको निकाल दिया। 2 लाख पक्की भर्तियां करने का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई है। सीईटी की जो गलतियां हैं वो करेक्शन करने का कोर्स वर्क अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सीईटी लगभग यूं मान के चलिए कि अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, फिर से वही काम होगा। ठीक चुनाव से पहले कुछ पेपर करवा दिए जाएंगे, उनके रिजल्ट रोक लिए जाएंगे और फिर वादा किया जाएगा फिर से सरकार बनवा दो, तब रिजल्ट जारी करेंगे। ये तमाम मुद्दे हैं, इनके ऊपर बहस होनी चाहिए थी। विपक्ष की एकजुटता, विपक्ष की मुखरता नजर आनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग लगे हुए हैं आपस में एक दूसरे को छोटा दिखाने में, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि पहले ये खत्म होगा ना तब हमारी लाइन शुरू होगी, जबकि ये गलती कर रहे हैं। जी। आप किसी की भी लाइन को छोटी किए बिना अपनी लाइन को बड़ा कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में कोई भी पार्टी उतर जाए एक एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच में, तो वो जनता लोगों के साथ जुड़ेगी। और आप कहो ना कि भाई अगर आप हमारी इस मेहनत की कदर नहीं कर रहे हो बतौर जनता, तो फिर आपकी कौन कदर करेगा। जी, अब भी सुधार करने की जरूरत है। 4 साल पड़े हैं तो ये कर सकते हैं, ये चीज़ें इनकी जो युवा इकाई है उसको एक्टिव कर सकते हैं। और ग्राउंड पे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग तो इंतजार कर रहे हैं इन लोगों का। युवा इकाई कांग्रेस की नहीं है, जी। असल में तो किसी भी पार्टी की नहीं है। वो हाँ। कहाँ है, क्या करते हैं, वो कौन से मुद्दे उठाते हैं, वरना तो युवा इकाई ऐसी होती है जो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। कितना बड़ा गुंडा राज चल रहा है सर, कितने बड़े बदमाशी का वो चल रहा है सर। हर बिल्कुल। रोज धमकियां आ रही हैं लेकिन गायब है हर कोई। महिला इकाई, कितने महिला मुद्दे हैं इकाई। महिलाओं के, हाँ। लेकिन इतने साल से महिला इकाई गायब, लापता। जबकि बीजेपी महिलाओं के लिए बाकायदा नीति बना रही है। हर जगह आप देखेंगे महिलाओं के खाते में पैसे, हाँ। महिलाओं का सम्मेलन, महिलाओं के नाम पे ये योजना, महिलाओं के नाम पे ये स्कीम। बीजेपी महिलाओं को टारगेट करके योजनाएं चला रही है और उन्हें वोट बैंक में तब्दील कर रही है। जिस वोट बैंक के आधा वोट बैंक है, इस वोट बैंक के लिए आप कांग्रेस के किसी नेता से जाके पूछिए कि जी आपके पास क्या रणनीति है, क्या पॉलिसी है, कौन कौन से इश्यूज हैं कि आप महिलाएं आपको वोट दे दें। जवाब नहीं मिलेगा आपको। जबकि बीजेपी 20 स्कीम गिनवा देगी आपको कि जी हाँ ये स्कीम है, इस वजह से महिलाएं हमारे साथ हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सेगमेंट वाइज आप तबकों में चीजों को तोड़ ही नहीं रहे हो। युवाओं के लिए आपको क्या पॉलिसी बनानी है, महिलाओं के लिए क्या पॉलिसी बनानी है, कौन सी जाति के लिए कौन सी पॉलिसी बनानी है, आपको कौन से वर्ग के लिए क्या नारा देना है या उसके किस मुद्दे को उठाना है जिससे वो आपके साथ जुड़े। ये बहुत आगे की बातें हैं, तब जाकर आप बीजेपी से लड़ पाओगे। फिलहाल तक तो हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि क्या ये लोग
मतलब एकजुट हो सकते हैं? क्या ये लोग कभी एक सुर में बोल सकते जी। हैं? क्या ये लोग कभी एक मंच के ऊपर आ सकते हैं? क्या ये लोग एक दूसरे का सम्मान भी कर सकते हैं क्या एक्चुअल में? अभी तक तो कहानी यहाँ पर है, आगे की कहानी तो बहुत लंबी है। कांग्रेस ने एक दांव और खेला है कि जाट और यादव का कॉम्बिनेशन बनाया है। 40 साल के बाद यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो इसका कुछ फर्क लगेगा सर, फर्क पड़ेगा जी? देखो फर्क पड़ेगा, उस हिसाब से पड़ेगा या पड़ना चाहिए अगर सच में ही राव नरेंद्र सिंह यादवों के नेता बन के उभरे। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में क्या वो अपने अहिरवाल की आवाज बनेंगे? क्या वो राव इंद्रजीत सिंह की वहां पर जो एक हैसियत है, एक जो ओहदा है, उसको चुनौती देने में सक्षम होंगे? क्या वो वहां जो एक पूरा का पूरा वोट बैंक, पूरी पूरी बेल्ट कांग्रेस से कट चुकी है, उसको वापस कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए कोई प्लान बनाएंगे? और उस प्लान का कौन कौन हिस्सा होंगे, किस किस तरीके से वो प्लान को अमली जामा पहनाया जाएगा, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कागजों में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि भाई इधर से जाट जीत के आ जाएंगे, उधर से अहिरवाल राव नरेंद्र वो साफ कर देंगे, तो बीजेपी तो कहीं है ही नहीं बची हरियाणा में। कागजों में ये चीज, माफ कीजिएगा, सही लगती है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने में, एक्चुअल में कन्वर्ट करते हुए बहुत एफर्ट लगेंगे, बहुत दिमाग, बहुत आपको मैन पावर खर्च करनी पड़ेगी, कई सारे पहलुओं के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये हो पाएगा। और जब ये होता दिखेगा या नहीं होता दिखेगा, इसके बारे में विश्लेषण हम उस टाइम पर कर सकते हैं। जी, तो आज के लिए जो प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की बातें थी, आज हम यहीं पे इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। और आपको यह एपिसोड कैसा लगा वो भी एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।